So लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेनेशंस ऑफ हाफ-बाउ प्रिंसिपल सीखा था, अभी उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे एंड we'll proceed for electronic configuration of ions. Put the next item, electronic configuration of ions. Electronic configurations of ions. यहाँ पे देखो दो रूल फॉलो किए जाते हैं. अगर किसी आयन में आप किसी भी एलिमेंट में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, क्योंकि आयन दो तरीके से बन सकते हैं, कैटायन एक एनायन. कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज. तो जो आयन बनेगा उसमें दो तरीके का केस पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, है ना. तो सबसे पहले आपको आयन समझाऊं तो हमारे पास दो तरह के केस होते हैं. एक होता है कैटायन, इसमें जैसे एक सी है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा और सी प्लस में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पे जो सी प्लस है इसको कैटायन बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज. और दूसरा आयन जो होता है आयन होता है दैट कैन बी एनायन, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और ये ए माइनस में कन्वर्ट हो गया. तो दिस इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ध्यान रखना है, चाहे चार्ज पॉजिटिव है और चाहे नेगेटिव है, दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन. या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा. प्रोटॉन के केस में कुछ भी नहीं होता, दिस इज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो अब किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, और अगर गेन होता है तो इट इज एज पर द हाफ-बाउ प्रिंसिपल. ये चीज अपने रूल में लिखे यहाँ पे. राइट डाउन. Electron is added up to an element. Electron is added up to an element by half-bow principle. By half-bow principle. ठीक है. एक रूल. दूसरा रूल, इलेक्ट्रॉन रिमूव हमेशा कहाँ से करेंगे? आउटर मोस्ट शेल से. तो इलेक्ट्रॉन is added up to an element by half-bow principle and it is removed from outermost shell. And it is removed from outermost shell. तो इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड करेंगे तो हाफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से करेंगे, और रिमूव करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल से करेंगे. ठीक है. अब इस चीज को चेक करना शुरू करिए. सबसे पहले हम लोगों ने जैसे जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस वो लिखते हैं. सबसे पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. उसके बाद आप आयरन का +2 फॉर्म लिख लीजिए, +3 फॉर्म लिख लीजिए. आयरन का कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है, इनर्ट गैसेस की नियरेस्ट ऑर्गन होती है. उसके बाद 4s2 3d6. अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं. तो उसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? उसकी आउटर मोस्ट शेल है 4th, ना कि 3d. बी केयरफुल, 3d इज सब शेल, शेल इज 4th. नंबर जो होता है वो शेल होती है, और जो सिंबल एलिमेंट लेटर लिखा हुआ है दैट इज सब शेल. तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम 4s फर्स्ट, नॉट फ्रॉम 3d. बस ये चीज ध्यान रखनी है. तो अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट विल बी ऑर्गन 3d6. ऑर्गन 3d6, राइट. Fe3+ लिखेंगे तो अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई? 3d6. तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऑर्गन 3d5. समझ आया. अब अगर इसी चीज को बॉक्स डायग्राम से दिखा दो तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. यहाँ s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और d में हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. समझ में आई बात? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होगा. इज इट ओके? इसके बाद Fe2+ के लिए चीज ड्रॉ करेंगे तो अब 4s वाले इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो 4s तो खाली हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन. और 3d6 है, तो अभी देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, 1 2 3 4 5 6. Fe3+ लेंगे तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन खाली है और 3d से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है. और d5 कॉन्फ़िगरेशन में ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड.
लाइक दिस। समझ आया प्रोसीजर? अब आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो राइट डाउन फॉर कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस ठीक है। इसके बाद एक माइनस में भी चेक कर लो, ब्रोमाइड आयन लिख के देखो। राउंड नंबर पता है इसका 29, ये भी 29, ये 35, उसके बाद कोबाल्ट 3 प्लस लिख के देख लो 27, और एक नाइट्राइड आयन लिख लो N3 माइनस। इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिए बड़ी जल्दी से। पूरा लिखा है तो पूरा लिख लीजिए, अदरवाइज ये है चला गया, से भी लिख सकते। ओके सर। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 जो ये नंबर लिख रहे हैं ये शेल है। S P D F जो लिख रहे हैं वो सब शेल है। तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? फोर्थ। तो फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। फिर जब फोर्थ शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तब थर्ड आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? थर्ड। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है थर्ड शेल से। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, एडेड अप एज पर हाफ प्रिंसिपल। तो जब ऐड करते हैं तो हाफ प्रिंसिपल लगता है N+L, रिमूव करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं। बस ये ध्यान देने की बात है। अब जैसे आपको कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन याद है, कॉपर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन 4s1 3d10 होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर था। अब कॉपर प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s से निकालेंगे तो 4s 0 हो जाएगा। तो अगर इसका बॉक्स डायग्राम क्रिएट करेंगे तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, और 3d10 में अभी ऑल इलेक्ट्रॉन क्रिएट है। ये आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉपर 2 प्लस लिखेंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन 3d निकल जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑर्गन 4s0 3d9। जब आउटर मोस्ट शेल 3d हो गई थी। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये D9 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। समझ आया? ब्रोमाइड आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है आपको, ऑर्गन 4s2 3d10 4p5, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 4p6 हो जाएगा। तो इसका बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो देखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, और पी में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ आया? अब कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। कोबाल्ट कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन 4s2 3d7। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन का। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो पहले s के दोनों इलेक्ट्रॉन 0 किए। अभी एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है तो d का भी एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो 6। पहले आउटर मोस्ट शेल से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, फिर आउटर मोस्ट शेल 3d हो गई तो उससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट इज 3d6। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो s तो 0 हो गया, और d में हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन ट्राई करेंगे तो नाइट्रोजन केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? नियरेस्ट इनर्ट गैसेस की क्या होगी? 7 इलेक्ट्रॉन है, 14 पूरा ही लिख लो। प्लस 1s2 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन था, और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गए तो कहाँ ऐड होंगे? 2p में, आप वो प्रिंसिपल से 2p6। इसका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो s2 वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे और p6 ऐसे होंगे। तो विल अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया? तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है आउटर मोस्ट शेल से और ऐड करना है एज पर आपको प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हम लिखे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट हम लिखिए मैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखो हम लोग यहाँ पे 2 तरीके के सब्सटेंसेस पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, एक को बोलते हैं डायमैग्नेटिक।
ठीक है, समझ में आया? उसमें सबसे पहला टर्म लिखेंगे पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर हिसाब से हम लोग दो तरीके के सब्सटेंसेस पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ऑल तो होते तो 5 तरह के सब्सटेंसेस हैं, बट वो सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड करते हैं। तो पहला टर्म लिखेंगे पैरामैग्नेटिक। सबसे पहला टर्म लिख लो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड। Paramagnetic substances are weakly attracted. Paramagnetic substances are weakly attracted by a magnetic field. Paramagnetic substances are weakly attracted by a magnetic field. They are magnetized in the magnetic field in the same direction. They are magnetized in a magnetic field in the same direction. In the same direction. They are magnetized in the magnetic field in the same direction. And loses their magnetism in absence of magnetic field. And lose their magnetism in absence of magnetic field. Lose their magnetism in absence of magnetic field. देखो वैसे तो मैंने पूरी डेफिनेशन लिखा दी आपको, ऑल्दो इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सॉलिड स्टेट। अभी इसे अगर लर्न कर सकते हो तो अच्छी बात है, 12th बोर्ड में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अदरवाइज इतनी बात अभी इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि मुझे अभी आपको ये नहीं सिखाना है। इस चैप्टर में ये बात सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म जो ऑब्जर्व होती है वो बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, जो हम कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड करते हैं। तो ऊपर लिखे जैसे कॉन्फ़िगरेशन से उनको देख के बताया जा सकता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम बता सकते हैं सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन एंड लूजेस देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको चैप्टर के लिए सिखाना था वो उसके बाद लिख लीजिए। तो राइट ऑन, paramagnetism is due to presence of one or more unpaired electron. Paramagnetism is due to presence of one or more unpaired electrons. तो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो paramagnetism is due to the presence of one or more unpaired electron, राइट। और फिर यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेजर करनी होती है तो एक टर्म डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। टर्म लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। सर आपकी वॉइस थोड़ी लैग कर रही है। नेक्स्ट टर्म लिखा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखते हैं रूट ओवर सर n into n plus 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज रूट ओवर n plus 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज जाते हैं बहुत सारे लोग, बी केयरफुल। सो n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
n is number of unpaired electrons. और जो Bm लिखा है वो इसकी यूनिट है, तो बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। उस चीज को अलग से लिख लीजिए। राइट डाउन मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट magnitude of the magnetic moment is very small and is measured in the unit called Bohr magneton. Magnitude of the magnetic moment is very small and is measured. अभी आप पूरी बात लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। Magnitude of the magnetic moment is very small and is measured in the unit called Bohr magneton. In the unit called Bohr magneton. इसी को शॉर्ट में लिखते हैं बी डॉट एम डॉट। और अगर इसकी वैल्यू लिखनी है तो 1 Bohr magneton is equal to 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। और तो वैल्यू आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, और आपके दिमाग में सर ए एम्पियर है। हाँ, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ सकती है कि यूनिट क्या है, तो मैंने आपको उसकी वैल्यू बता दी। और आपकी वैल्यू किसी काम की नहीं है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी नहीं जा सकती है, तो आप नो यूज कीजिए। आपको हर बार बीएम में लिखना है, क्योंकि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर हमेशा बोहर मैग्नेटॉन यूनिट में ही रिपोर्ट करना होता है, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, यू हैव टू ऑलवेज रिपोर्ट इन अ यूनिट ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। तो केमिस्ट्री में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ ये चीज एक्सप्लेन करी जाएगी। केमिस्ट्री की यूनिट हमेशा बोहर मैग्नेटॉन डिफॉल्ट है, तो आपको कभी इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना है। जो मैंने यूनिट लिखी है ऐसा ही कन्वर्जन है, ठीक है। आप पूरी बात को ध्यान से समझ लो। मैंने आपको बताया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वीकली पोलराइज होते हैं। जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसी डायरेक्शन में ये वीकली पोलराइज करते हैं। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे इनका पोलराइजेशन खत्म हो जाता है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो होती है किसकी वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और अगर हमें इसे मेजर करना होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो उसको मेजर करने का तरीका होता है रूट ओवर एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इज द यूनिट, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बोहर मैग्नेटॉन मैंने आपको बताया दिस इज 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मींस बोहर की गिवन यूनिट है, इसलिए बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? तो अब जैसे ये तो एक हो गया, अभी दूसरा वाला भी लिख देता हूँ, फिर अगले बार इस बार क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखना है तो देखो अभी हमने ऊपर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, उसमें जैसे देखो Fe आयरन लिखा था, उसमें देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Fe2 प्लस में भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Fe3 प्लस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉपर प्लस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कॉपर 2 प्लस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका n मान लो उसको, और फॉर्मूला लगाएंगे रूट ओवर एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। सर अगर एक से ज्यादा होगा फिर इलेक्ट्रॉन तो भी सर मैग्नेटिक वो होगा ना, पैरामैग्नेटिक। इस पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा था, ठीक है। अब दूसरा सब्सटेंस भी पहले कंपैरिजन में समझ लो, तब आपको क्लियरली समझ आएगा। दूसरा सब्सटेंस होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगला टर्म लिखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। So diamagnetic substances are weakly repelled by magnetic field होता है, opposite direction में polarize होता है। So diamagnetic substances are weakly repelled. Diamagnetic substances are weakly repelled. Diamagnetic substances are weakly repelled
by a magnetic field, weakly repelled by a magnetic field, diamagnetic substances are weakly repelled by the magnetic field. अपने पॉइंट पर लिखो, they are magnetized. They are magnetized in the opposite direction of the magnetic field. They are magnetized in the opposite direction, in the opposite direction of magnetic field. They are magnetized in the opposite direction of magnetic field. They are magnetized in the opposite direction of magnetic field. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और इसमें भी वही चीज होगी, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी. एंड लूजेस देयर मैग्नेटिज्म इन द एक्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड lose their magnetism and lose their magnetism in absence of magnetic field. In absence of magnetic field. तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है पैरामैग्नेटिज्म का. पैरामैग्नेटिज्म में जो अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पोलराइज होते हैं. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रिपेल होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज होते हैं. ऑल्दो दोनों टेम्परेरी मैग्नेटिज्म है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे दोनों की मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है, चाहे पैरामैग्नेटिक हो चाहे डायमैग्नेटिक हो. अब पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से थी, डायमैग्नेटिज्म पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको अलग से लिखना है. डायमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू diamagnetism is due to all the electrons diamagnetism is due to all the electrons paired in a substance. तो पैरामैग्नेटिज्म एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और डायमैग्नेटिज्म में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए. तो डायमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इन द सब्सटेंस and there are no unpaired electron. वैसा है, हुआ क्यों? क्योंकि जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो उन्होंने क्या करा, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर दिया. So pairing of electron cancels their magnetic moments and loses their magnetic character. ये अलग से पॉइंट मेंशन कर दीजिए. So pairing of electron cancels their magnetic moment hence अगर इनका मैग्नेटिक मोमेंट कभी लिखना पड़ेगा तो जीरो लिखेंगे. hence their magnetic moment is zero. समझ आया? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिज्म आती है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से डायमैग्नेटिज्म आती है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो वैल्यू आएगी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो आएगा.
हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब क्या हुआ, करंट ही तो हुई। तो अब दो इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसका मतलब दोनों अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है। और पैरामैग्नेटिज्म में भी मैग्नेटिक मोमेंट कितने की वजह से आ रहा है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर्ड है वो तो फिर कैंसिल कर देंगे, तो जितने अनपेयर्ड बचे उनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, रूट ओवर Nn+2 बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट है। फिजिक्स में आपको बताया जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए बोर मैग्नेट्रॉन डायरेक्ट यूनिट है, तो हमेशा हमें मैग्नेटिक मोमेंट रूट ओवर Nn+2 बोर मैग्नेट्रॉन से निकालना है। ठीक है, अब इसको जरा क्वेश्चन के टर्म में सॉल्व करो तो आपको समझ आएगा। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन द फॉलोइंग। राइट डाउन अ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई। सर आपकी बीच बीच में वॉइस चली जा रही है। आइडेंटिफाई पैरामैग्नेटिक and diamagnetic substances identify paramagnetic and diamagnetic substances identify paramagnetic and diamagnetic substances among the following also calculate magnetic moment of paramagnetic substances. Identify paramagnetic and diamagnetic substances among the following. Also calculate magnetic moment of the paramagnetic substances. ठीक है, तो आपको चेक करना है क्रोमियम। ठीक है, इसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद चेक करो Zn2+। ठीक है, नेक्स्ट विल कैलकुलेट Mn2+ एंड Cobalt2+, कॉपर, ठीक है, इसके बाद आर्गन। इतना कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। अरे सॉल्व। तो देखो, सबसे पहले आपको फटाफट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मार्क कर देने। तो सबसे पहला एलिमेंट लिखा आपने क्रोमियम। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर 4s1 3d5 लिखोगे, ऑर्गन 4s1 3d5। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आया ऑर्गन 4s1 3d5। तो यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, एक s में और 5 p में। ठीक है, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, जाएगा रूट होगा 6 × 6+2। बहुत मैग्नेट्रॉन यानी कि रूट ओवर 48 और मैग्नेट्रॉन, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। समझ आया? अब ऐसे बाकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। If we do the same thing for germanium, germanium configuration is organ 4s2 3d10 4p2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे तो रूट ओवर 8 और मैग्नेट्रॉन।
समझ आया? तो पूरा लिखो, फॉर्मूला लगाना है रूट ओवर एन एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है और ये पैरामैग्नेटिक है। समझ आया? क्लियर? Zn2 प्लस लिखेंगे तो Zn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन, ऑल्दो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10, बट दोनों s के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4d10 3d10, सो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट लिखेंगे मैग्नीज 2 प्लस, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s2 3d5, तो दोनों s के इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 3d5। समझ आया? पूरा लिखना है, अगर आपको नहीं समझ आ पा रहा है तो पूरी बात लिखो, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s2 3d5, फिर इससे आपने कन्वर्ट करा Mn2 प्लस में, तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आउटर मोस्ट शेल इज 4s2, तो उससे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा ऑर्गन 3d5। अब ऑर्गन 3d5 में 3d5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो हंट्स रूल के हिसाब से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल स्पिन का फिल अप होगा, सो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो रूट ओवर 35 आ जाएगा, रूट ओवर एन एन प्लस 2 लगाना है, एन की वैल्यू 5 लगा देनी है, 5 इंटू 7 का रूट अप्लाई करेंगे तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बोल रहा हूँ तो बार बार लिखो, मैग्नेटिक मोमेंट इज रूट ओवर एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, जर्मेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4p2 है ना, 4s2 सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d10 सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4p2 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रूट ओवर एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, एन की वैल्यू 2, रूट ओवर 2 इंटू 2 प्लस 2, सो रूट 8। मैग्नीज के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूला इज रूट ओवर एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। नहीं समझ पा रहे हो तो पूरा लिखो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 इंटू 5 प्लस 2, सो हो गया 7 इंटू 2, 7 इंटू 5 35, तो रूट 35 अपना आंसर आ जाएगा। पूरा लिख लो, उसमें कुछ प्रॉब्लम थोड़ी ना है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये सीख लेना है सही से, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स में आने वाला सवाल है। अभी से स्टार्ट हुआ है, अभी केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, उसके बाद सॉलिड स्टेट में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा, इतने सारे चैप्टर्स में मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज कोबाल्ट 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज ऑर्गन 4s0 3d6, ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6, 2 प्लस लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन s से निकल गए, अब 3d6 है तो कॉन्फ़िगरेशन d6 का लिखो, तो d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखेंगे तो आएगा रूट ओवर 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 6 इंटू 4 मतलब 24, सो रूट ओवर 24 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, कोबाल्ट के बाद कॉपर, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 4s1 3d10, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये भी कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, सो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा रूट 3, पैरामैग्नेटिक रूट 3 बोहर मैग्नेट्रॉन, पैरामैग्नेटिक एंड रूट 3 बोहर मैग्नेट्रॉन, कॉपर ओके।
एंड द लास्ट इट इज गिवन ऑर्गन, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इनर्ट गैस है। ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन तो इनर्ट गैस है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 डायमैग्नेटिक। ठीक है, हाँ कोबाल्ट सही बोला, कोबाल्ट 2+ है ना, मैंने गलत किया कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट 2+ है 4s2 3d7 होता है। जस्ट वेट, सही कर लीजिए उसको एक बार, या उसको लिखा रहता है 360 रहता है, उसको कोबाल्ट 3+ कर लो, मेक इट कोबाल्ट 3+। 4s2 3d7 कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 4s2 3d6 क्वेश्चन में चेंज कर लो। अदरवाइज कोबाल्ट 2+ होगा तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन 3d7 लिखेंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। करना है तो वो भी फिर से कर लो, कोबाल्ट 2+ एक बार फिर से लिख लो। कोबाल्ट 2+ में ऑर्गन 4s0 3d7 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, माय फॉल्ट, तो सही कर लीजिए। कोबाल्ट 3+ कॉन्फ़िगरेशन है 4s0 3d6, कोबाल्ट 3+। 2+ होता है तो 3d7 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाँ, अगर Ge2+ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन 4p से निकालेंगे, आउटर मोस्ट शेल 4 है, फिर सब शेल है एक s एक p, तो आउटर मोस्ट वाला सेगमेंट कौन सा हुआ 4p। शेल इंपॉर्टेंट है, फोर्थ शेल में जो आउटर मोस्ट है फिर उससे निकालेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात? यस सर। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखिए, ये क्लियर हो गया ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द oxidation number of vanadium and cobalt. Find the oxidation number of vanadium and cobalt if their magnetic moments are. Find the oxidation number of vanadium and cobalt if their magnetic moments are √8 Bohr magneton and √15 Bohr magneton respectively. Find the oxidation number of vanadium and cobalt if their magnetic moments are √8 Bohr magneton and √15 Bohr magneton respectively. तो पहला काम क्या करो कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, पहले आप क्या करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो उस एलिमेंट का। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वेनेडियम, वेनेडियम कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन 4s2 3d3, ऑर्गन 4s2 3d3, तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये अरेंजमेंट है। As per the configuration test, this configuration, अब उसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है आपको √8 बोर मैग्नेटॉन। सर बाकी 2 ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे इसमें? बाकी 2 ऑर्बिटल, हाँ सॉरी बनाएंगे, खाली वाले 2 ऑर्बिटल बनाएंगे बिल्कुल। T3 है ना 4s2 3d3, तो 5 ऑर्बिटल का 3 में इलेक्ट्रॉन है, 2 खाली बनाइए पूरे हमेशा। सो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है √8 बोर मैग्नेटॉन, तो इससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? 2 आ जाएगा। ये चीज समझ में आई? बिकॉज इसको हम लोग लिखेंगे √n × n+2 के इक्वल। अब ऑब्जर्वेशन से n की वैल्यू 2 डाल दो, देखो फिट हो जाएगा। यस सर। सो बाय ऑब्जर्वेशन आपको पता चला है दैट वैल्यू ऑफ n is 2। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाने वैनेडियम में, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे वैनेडियम से? 3। सर एक निकालना पड़ेगा। समझ में आया नहीं? क्योंकि पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकलेंगे, तो दोनों पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन हटेंगे, फिर एक और इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा,
तो उसके अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वेनेडियम 3+ हो गया। वेनेडियम 3+ हो गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑर्गन 3d2, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम इज 3। क्योंकि चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब ऐसे कोबाल्ट वाला केस सॉल्व करिए। अगले केस में देखो कोबाल्ट लिखना है, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s2 3d7, ऑर्गन 4s2 3d7, ठीक है। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 4s2 3d7। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है √15 बोर मैग्नेट्रॉन। इसको √nn+2 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे 3। ठीक है। तो आप देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसमें एलिमेंटल फॉर्म में ही है, तो इसका 0 ऑक्सीजन स्टेट भी हो सकता है। और अगर हम इसके 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, कोबाल्ट 2+ बनाए, तो भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसके दोनों ही केस में कोबाल्ट और कोबाल्ट 2+ दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कोबाल्ट 2+ लिखेंगे तो ऑर्गन 3d7 बनेगा, अभी भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो उसके 2 आंसर पॉसिबल हैं। ये मल्टी करेक्ट में आ सकता है, इसका एक ऑक्सीजन स्टेट 0 मार्क कर सकते हैं और एक ऑक्सीजन स्टेट +2 मार्क कर सकते हैं। Hence, oxidation number of cobalt can be either 0 और +2। क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के एलिमेंटल फॉर्म में भी अगर ऑक्सीजन स्टेट 0 ले लेंगे कोबाल्ट एलिमेंट का, तो भी उसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और कोबाल्ट 2+ बनाएंगे तो भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। समझ आया टेक्निक? 4s 0 वाले इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो वो कोबाल्ट 2+ का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे। कोबाल्ट 2+ के कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्गन 4s 0 3d7 होगा, तो s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। तो ध्यान से नोटिस कर लो, यहाँ पे ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी यही 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इन केस ऑफ कोबाल्ट एंड कोबाल्ट 2+, दोनों ही केस में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कैन बी आइदर 0 और +2। दोनों आंसर पॉसिबल है। मल्टी करेक्ट होगा, दोनों आंसर मार्क करने पड़ेंगे। अगर सवाल में लिख के आएगा कंपाउंड में बताओ, तो आपको पता है कंपाउंड तो तभी बनेगा जब ऑक्सीजन स्टेट +2 और 0 में तो कंपाउंड बन नहीं रहा है। तो अगर कंपाउंड लिखा होगा तो इसका आंसर +2 ही लिखेंगे। समझ गया ना? तो ये क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे मिलेगा फाइंड द ऑक्सीडेशन पर वैनिडियम कोबाल्ट इन विद देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, अगर यही सवाल लिखा होता फाइंड द ऑक्सीडेशन पर वैनिडियम एंड कोबाल्ट इन देयर कंपाउंड्स, तो अगर इन देयर कंपाउंड लिखेंगे तो फिर इसका आंसर केवल +2 होता है। अभी कंपाउंड नहीं लिखा है, एलिमेंट भी ले सकते हैं, तो 0 और +2 दोनों आंसर हो जाएंगे। समझ गया? तो एक और क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। Find all 4 quantum numbers. Find all 4 quantum numbers. Find all 4 quantum numbers of unpaired electron. Find all 4 quantum numbers of unpaired electron present in chlorine and find all 4 quantum numbers of unpaired electron of chlorine and potassium. Find all 4 quantum numbers of unpaired electron of chlorine and potassium.
बस कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले फटाफट, तो आपको आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, फिर उसमें से जो अनपेयर्ड है वो चेक कर लेना है। तो सबसे पहले आपने क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। So chlorine configuration is neon 3s2 3p5 17 होता है एटॉमिक नंबर क्लोरीन का। उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मार्क करेंगे तो वो 4p 3p में आ रहा है, ऐसा आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके अगर क्वांटम नंबर्स लिखेंगे तो n की वैल्यू हो गई 3, l की वैल्यू हो गई 1। अब m की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 -1 +1, वो आपकी चॉइस है। तो मेरा एक -1 और 0 और +1 तीनों में से कोई भी वैल्यू लिखी जा सकती है। और स्पिन क्वांटम नंबर अगर लिखेंगे तो वो +12 या -12 में से कुछ भी लिखा जा सकता है, तो इधर +12 और -12। समझ आई बात? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के भी 3 पॉसिबल वैल्यूज, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप ऑप्शन में, जो ऑप्शन में दिया होगा वो लिखेंगे। तो -1 और 0 -1 और 0 और +1। ठीक है, अब यही चीज पोटेशियम प्ले कर लो। पोटेशियम इज एटॉमिक नंबर 19, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज ऑर्गन 4s1, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा, और वही अनपेयर्ड है इसका। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही पूछा गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा है, 4s1 वाला। उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो n = 4, m = 0, m = 0, s = +12 और -12, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, डन। Yes.